अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बानी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS 304 लेक्चर नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो लेक्चर नंबर 6 पे हम लोगों ने क्लास कंपैटिबिलिटी और थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्लास कंपैटिबिलिटी होती क्या है। तो कंपैटिबल का मतलब होता है कि अपने आप को माहौल के मुताबिक जो चीज़ ढाल ले, हर तरह के इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव करे, तो वो कहते हैं कि कंपैटिबल है हमारे सिस्टम के लिहाज से। ठीक है, चाहे उसकी स्पेसिफिकेशन कम हो ज़्यादा हो, अगर उस हमारे दिए गए इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर रही है तो वो कंपैटिबल कहलाती है। तो क्लास कंपैटिबल किस तरह से हो सकती है? तो ऐसी क्लास कि अगर उसके तमाम ऑपरेशंस हमारी किसी दूसरी क्लास को भी सपोर्ट करते हो, चाहे वो ख़राब हो जाए चाहे वो ठीक है, बट वो क्लास कंपैटिबल रहे हमारे ओवरऑल सिस्टम के, हमारा सिस्टम नहीं ख़राब होना चाहिए। ऐसी क्लास को बोला जाता है क्लास कंपैटिबल, और उसको कंपैटिबल उसको सब टाइप भी बोला जाता है। और बेसिकली ये ज़्यादातर फाइंड किया जाता है हमारी ड्राइव क्लास में हमें मिलता है, और ये बेसिकली हमारी जो बेस क्लास होती है उसके अंदर ज़्यादा क्लास कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी वही लिखी हुई हैं बातें। क्लास इज़ अ बिहेवियरली कंपैटिबल विद अनदर इफ़ सपोर्ट ऑल द ऑपरेशन टू द अदर क्लास। अगर दूसरी क्लास के वो तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करा सकती है तो वो कंपैटिबल है। जैसे पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर वो तमाम एट्रीब्यूट होते हैं जो उसके चाइल्ड में होते हैं, तभी तो वो इनहेरिट करती है ना। तो ड्राइव क्लास है यूजुअली a subtype of the base class. Base class may can always be replaced by the derived class. तो base class को derived class से हम लोग replace कर सकते हैं। जैसे कि फ़ाइल है और उस फाइल की एग्जांपल है ASCII फाइल है, PDF फाइल है और फोटोशॉप की फ़ाइल है। तो अगर बाज़ औक़ात कोई फॉर्मेट ख़राब हो जाता है बट उसका जो ओवरऑल प्रिंट का फंक्शन, ये देखें अगर आप यहाँ पर तीनों में प्रिंट का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो जब प्रिंट का ASCII का फंक्शन कॉल होगा तो ASCII वाली फ़ाइल खुलेगी, PDF का कॉल होगा, PDF वाली फ़ाइल, PS का ओपन होगा तो PS। बट ओवरऑल जो फाइल का फॉर्मेट है, अगर आप उसमें भी प्रिंट वाला ऑप्शन इस पर क्लिक कराएंगे तो आपकी कम से कम फ़ाइल जो है वो प्रिंट होगी। तो ये इस तरह से क्लास कंपैटिबिलिटी जो है वो हम लोग मेजर करते हैं। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली ये होता है कि किसी भी सिंगल एंटिटी की मुख्तलिफ शक्लें अगर आप लोगों के सामने आ जाए तो वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि कोयला है और हीरा है, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हीरा जो है वो कोयले में से निकलता है। इसका मतलब कोयला जो है वो कार्बन होता है, पता होगा आप सबको। और फिर हम कह सकते हैं कि जो हीरा है वो भी एक कार्बन है। तो जब कोयला भी एक कार्बन है, हीरा भी एक कार्बन है, तो मुझे ये बताओ कि कोयले की कीमत हीरे के मुकाबले में कम क्यों है और हीरे की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है? हालांकि है तो दोनों ही कार्बन ना। तो पता चला कि इन्वायरमेंट के लिहाज से उन्होंने अपनी शक्ल को चेंज किया। चीज़ एक ही है, इन्वायरमेंट चेंज होने से उन्होंने अपनी शक्ल को चेंज किया और अब उनकी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सिंगल एंटिटी। मिसाल के तौर पे डायमंड एंड कोल की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में क्या किरदार है? तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बिहेव इन अ डिफरेंट वे फॉर द सेम मैसेज। हर ऑब्जेक्ट वो दिखने में सेम है, उसके अंदर फंक्शनैलिटी भी सेम है, लेकिन इन्वायरमेंट चेंज होने से उसके बिहेवियर पे अगर चेंज आ रहा है तो वो पॉलीमॉर्फिज्म की कैरेक्टरिस्टिक उसमें पाई जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप नीचे यहाँ पर देखें तो मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि शेप नाम से एक क्लास है और उस क्लास में से 3 क्लासेस निकल रही हैं, लाइन, सर्कल और ट्रायंगल। के जब भी कोई शेप क्लास के शेप के मेथड को इन्वोक करे, उस पर क्लिक करे, तो उसके बाद 3 ऑप्शन दिखेंगे कि आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, सर्कल ड्रॉ करना चाहते हो, ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहते हो अपने कैनवस पर या स्क्रीन पर। तो अगर वो लाइन पे क्लिक करेगा तो वो जब ड्रॉ का मेथड इन्वोक होगा तो लाइन ड्रॉ होती नज़र आएगी आपको। अगर आप गौर से देखें तो तीनों में ड्रॉ का फंक्शन यूज़ हो रहा है, तीनों का नाम सेम आ रही है। देखो लाइन के नीचे भी ड्रॉ लिखा हुआ है, सर्कल के नीचे भी ड्रॉ और ट्रायंगल के नीचे भी ड्रॉ। लेकिन जब मैं लाइन वाले ड्रॉ को क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे लाइन ड्रॉ होती नज़र आती है, सर्कल वाले ड्रॉ को क्लिक कर रहा हूँ मुझे सर्कल ड्रॉ होता नज़र आता है, ट्रायंगल वाले ड्रॉ को क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ट्रायंगल ड्रॉ होता नज़र आ रहा है। तो ये क्या हुआ? फंक्शन का नाम भी सेम है, प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, ये फिर चेंज कहाँ से हो रहा है? तो पता चला कि जो इन्वायरमेंट जब चेंज हो रहा है, जब उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, लाइन, सर्कल, ट्रायंगल में वो चेंज हो रहा है, तब मेरे पास जो ड्रॉ का फंक्शन है उसमें उसके मेथड्स में चेंजिंग्स आ रही हैं। तो इसी चीज़ को पॉलीमॉर्फिज्म का मॉडल ही बोला जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस हमारे पास किस तरह से है कि मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द रिसीवर क्लास। न्यू क्लासेस कैन बी एडिड विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग मॉडल। अगर मैं यहाँ पर देखें ड्रॉ में ही
अगर चौथी क्लास में एंटर करना चाहो, मान लो पॉलीगॉन की, तो मैं आसानी से ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि पॉलीगॉन में भी वो तमाम खसूसियात होंगी ड्रॉ होने वाली जो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एग्जाम्पल, जो कि हम किताब में से पढ़ेंगे। ये काफ़ी बड़ी एग्जाम्पल है, तो आप इसको ख़ुद से भी रीड कीजिएगा कि किस तरह से क्लासेस बनती हैं, किस तरह से हम लोग रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं, सारी चीज़ें होंगी। बट मैं आपको मोटा मोटा जो ओवरव्यू सा होगा ना, वो मैं किताब में से दे रहा हूँ। तो बुक को ओपन कर लेते हैं, नेक्स्ट इसको समझते हैं। तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होती है कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, आपने बनाना क्या है। तो इसमें उसने ना ग्राफिक एडिटर के बारे में बनाने का हमें कहा हुआ है। तो ग्राफिक एडिटर बेसिकली होता क्या है कि आपने बिल्कुल बेसिक सा एक एडिटर बनाना जो कि आपको कुछ बेसिक शेप्स ड्रॉ करने में हेल्प करे, ठीक है। तो उसकी क्या क्लासेस होंगी, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, वो तमाम चीज़ें हमने पढ़नी है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी कि हमने सिंपल एक बेसिक एडिटर ही बनाना है और कुछ भी नहीं है। तो अब वो हम बनाएंगे किस तरह, वो हमारे पास टास्क है। तो सबसे पहले तो हमने उसकी क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है कि उसमें कौन कौन सी क्लासेस आ सकती है। तो एडिटर बनाना है, तो एडिटर में क्या होंगी, ऑब्वियसली कुछ शेप्स होंगे। तो मुझे सबसे पहले तो शेप की क्लास बनानी होगी। अब उस शेप्स के अंदर सब मेन्यूज़ होंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आप किसी ने एडोब इलस्ट्रेटर या कोई ग्राफिक डिज़ाइन, फोटोशॉप भी इवन चलाया हो, तो आपको यहाँ एक साइड पे एक टूल बार सा नज़र आ रहा होता है, और उस टूल बार में शेप्स का ऑप्शन होता है। और उस शेप्स को जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन, इस तरह के ना मुख्तलिफ आ रहे होते हैं। तो ऐसे समझ लें समहाउ हमने वही चीज़ बनानी है। तो क्या होगा, शेप की क्लास होगी, उसके अंदर सर्कल, लाइन और ट्रायंगल हम 3 ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे टूल्स होंगे जो सिलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, या किसी शेप को रोटेट करना है उसको एंगल से, वो काम आएगा, है ना। और उसके अलावा क्या हो गया, एक मेन्यू की क्लास होगी। मेन्यू की क्लास क्या काम करेगी कि जब हम, जैसे ये वाला मेन्यू होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुल के आ जाता है, तो ये एक मेन्यू होता है। इस तरह से हम बनाना चाहेंगे। तो ये 3-4 क्लासेस हैं जो कि हम बनाएंगे। तो उसने वो यहाँ पर भी लिखनी है। अब उसमें ना कुछ मज़ीद उसने ऐड भी किया है। एक शेप, लाइन, सर्कल, ट्रायंगल के तो हमने देखी, मेन्यू की भी हमने देखी। अब ये ग्रुप और व्यू क्या है। तो ग्रुप और व्यू ये होता है कि जब हम हो सकता है कि हम सर्कल, लाइन और ट्रायंगल को तीनों को अपनी एक ही शेप में घुसा दें, है ना। होता है ना कुछ ऐसे डायग्राम बनानी हो कि सर्कल भी आ रहा है, फिर उसके अंदर लाइन गुजर के जा रही है, फिर उसके अंदर ट्रायंगल भी है, या ऐसे इस तरह की ग्रुप चीज़ें। और लास्ट में क्लास है व्यू नाम से, कि जो हमें रियल टाइम में यहाँ पर चीज़ें शो करा जाओगे। तो ये सारी की सारी क्लासेस मैंने यहाँ पर लिख ली। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। उसके बाद हमने इसके लिंक बनाने हैं कि किस शेप का किसके साथ ताल्लुक़ क्या है। शेप का ताल्लुक़ होगा लाइन से, सर्कल से, ट्रायंगल से। इसके अलावा मेन्यू का ताल्लुक़ किस तरह से इसके साथ काम किया गया। ये एसोसिएशन हम लोग पढ़ के भी आए लास्ट लेक्चर में, कि ना कौन कौन सी एसोसिएशन होती है, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, और ये तमाम चीज़, वीक रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, तो ये तमाम चीज़ें। अब ये वो हम लोग एसोसिएशन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर उसने लिखा भी है, सो देयर इज़ एग्रीगेशन रिलेशनशिप बिटवीन शेप्स एंड व्यू, कि शेप्स और व्यू में एग्रीगेशन रिलेशनशिप होगा, वन वे एसोसिएशन होगी, ये तमाम चीज़ें। यहाँ तक हो गया, बात समझ में आ गई। अगर मैं आपको लगे ये मैंने जल्दी में गुजारा है, तो आप इसको ना आसानी से बैठ के तसल्ली से रीड करना, क्योंकि ये चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट गया हूँ। अब आ जाते हैं इसके एट्रीब्यूट, कि लाइन के अंदर क्या एट्रीब्यूट होंगे, सर्कल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे। तो लाइन के अंदर उसके लाइन का कलर हो सकता है, उसके वर्टिसेस कितनी, उसकी मोटाई हो सकती है क्या, उसकी मतलब कि एंगल हो सकता है, उसके बाद लेंथ कितनी है। यहाँ पर देखें ये कितने लाइन है, कोई बड़ी छोटी लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये तमाम उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसके साथ साथ कलर की भी कुछ ऐसी होंगी, इसका रेडियस होगा कलर में, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, क्योंकि रेडियस से पता चलेगा ना सर्कल छोटा है या बड़ा है। उसके बाद ट्रायंगल का एंगल होगा, और बाकी चीज़ें कलर वगैरह वो सेम आएगी। इसके बाद है शेप में भी कलर और वर्टिसेस हैं। ग्रुप में नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स कितने ग्रुप करने हैं। व्यू में क्या होगा, नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स होंगे, और सिलेक्टेड यानी कि क्लिक करूँ तो ऑब्जेक्ट के गिर्द एक बॉर्डर सा बन जाता है, वो व्यू हो कि भाई वो सिलेक्टेड है या अनसेलेक्टेड है। उसके बाद मेन्यू में क्या होगा कि नेम मेन्यू का, जैसे यहाँ पर अगर मैं मेन्यू को टूल बार के नाम से मेन्यू को नाम दे दूँ। उसके बाद इज़ ओपन के, वो ओपन है या क्लोज़ है। जैसे मैं अगर बटन में क्लिक करूँ तो ओपन हो जाए, फिर क्लिक करूँ तो क्लोज़ हो जाए, तो इस तरह का कुछ बिहेवियर। तो अब ये सारी चीज़ें आगे हमने बनाना है। अब इसका रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप की ये डायग्राम है। डायग्राम में देखें तो हमने सबसे पहले तो सारी क्लासेस लिख दी, उसके अंदर उसके हमने जो एट्रीब्यूट्स अभी फाइंड किए वो कर लिए। अब इनको लिंक कराया, देखो मेन्यू और व्यू को लिंक कराया,
कि मेन्यू पे क्लिक करें तो व्यू में क्या चेंजेस हैं, और इसी तरह अगर जो जो उसमें चेंजिंग हो रही होंगी वो तमाम चेंजिंग हमें शो हो रही होंगी। उसके बाद व्यू और शेप में रिलेशनशिप, अब ये बीच में एरोज़ एम्प्टी आ रहे हैं, फील्ड आ रहे हैं, इन चीज़ों का क्या मतलब है ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं रिलेशनशिप वाले में। तो आपने वो लाजमी देखना है, उसको पढ़ के फिर ये समझना है कि कैसे आ रहे हैं। ये एन का क्या मतलब है, एन का यहाँ ये मतलब है जो हम लास्ट लेक्चर में स्टार को पढ़ के आ रहे हैं ना, कि जब हमारे पास रिलेशनशिप ज़्यादा हों, ठीक है, एक से ज़्यादा मल्टी रिलेशनशिप हो, वो ये ज़ाहिर करता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों का रिलेशनशिप यहाँ उसने बनाया हुआ है। तो आपको अगर ज़्यादा मतलब समझ में ना आ रही हो तो सिंपल आप एक दूसरे से सबको कनेक्ट कर ले, बस जहाँ जहाँ आपको लगे कि रिलेशनशिप यहाँ पर मल्टीपल हो सकता है, उसकी कंडीशंस आपको बताई थी कि जब चीज़ हम एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ कर रहे हो तो हम वहाँ पर मल्टीपल रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ट्रायंगल एक से ज़्यादा बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर एन लिखेंगे कि हम सर्कल भी, लाइन भी, ये तमाम चीज़ें एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरह ग्रुप भी हम एक से ज़्यादा बना सकते हैं, शेप्स भी हम एक से ज़्यादा बना सकते हैं। बट मेन्यू और व्यू में देखें तो आपको सिंगल रिलेशनशिप शो हो रहा है। ये क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मेन्यू भी एक होगा आपका और आपका व्यू वाली जो स्क्रीन होगी वो भी एक होगी। तो इस तरह से रिलेशनशिप हम लोग शो करते हैं। उसके बाद इन तमाम के ऑपरेशन में क्या होंगे, वो फंक्शन होंगे। जब किसी पे क्लिक किया जाए तो क्या होना चाहिए, तो सिलेक्ट पे क्लिक किया जाए तो वो एक्टिव होना चाहिए, मूव पे क्लिक किया जाए तो वो कैनवस पर हमें मूव होता दिखे, रोटेट पे क्लिक किया जाए तो हमें जो शेप है हमारी वो ओवरऑल उसका एंगल चेंज होता दिखे। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास होंगे इसके ऑपरेशंस। तो उसने ऑपरेशंस की भी यहाँ लिस्ट दे रखी है, उसका मैंने आपको बता दिया। लाइन ड्रॉ होगी, वो भी एक ऑपरेशन है कि जब हम लाइन पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉ का ऑपरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। सेलेक्ट का होगा, मूव का होगा, रोटेट का होगा। ये तमाम चीज़ें सब में सेम ही आ रही हैं, बस जो मेन्यू है इसमें एक आ रहा है ओपन का, कि जब इस पर क्लिक करें तो ये ओपन हो गया मेन्यू, ये क्लोज़ हो गया, इस तरह से। तो बाकी सारी चीज़ सेम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑपरेशन। अब इन्हीं ऑपरेशंस का हम लोगों ने फंक्शन अपनी उसी जो डायग्राम पीछे बनाई उसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप गौर करें तो ये जो नेम और इज़ ओपन है, इसके बाद हमारे फंक्शन शुरू हो रहे हैं, तो इसमें कुछ आपको चेंजिंग दिखने को मिल रही है। तो ऊपर वाले जो है वो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं और नीचे वाले हमारे फंक्शन हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसने पढ़ी हो तो उसको पता लग रहा होगा ये UML डायग्राम से कुछ मिलता जुलता आपको शो हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का या पता नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का या पता नहीं आपका इसी सेमेस्टर में है या कुछ बच्चे लास्ट सेमेस्टर में पढ़ के आएंगे, बहरहाल पढ़ा हुआ होगा, इसी 4 सेमेस्टर्स में ही होते हैं, किसी न किसी सेमेस्टर में आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स। तो उसमें ये डायग्राम्स बनाना सिखाई जाती है, इसको UML डायग्राम बेसिकली बोला जाता है। और काफ़ी और भी एग्जांपल होते हैं जिसके अंदर हम ऊपर एट्रीब्यूट्स लिखते हैं और नीचे उसके फंक्शंस लिखते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या फंक्शन है। तो जो अभी हमने फंक्शन तमाम की तमाम निकाले उनको हम यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ तक डायग्राम हो जाएगी कंप्लीट। तो बस यही कुछ ही हम लोगों ने करना था कि किस तरह से हम लोग एंटिटीज़ को एक दूसरे से लिंक करा रहे हैं। बस थोड़ा सा उसने ना नेक्स्ट डायग्राम में इसको अरेंज करके लिख दिया। अभी जो ऊपर एक डायग्राम गुजरी ना ये वाली, इसके अंदर देखे थोड़ा सा मैस क्रिएट हुआ था। अब बारी आती है तमाम चीज़ें फाइंड आउट कर ली, अब इसको एक तरतीब में थोड़ा सा ना ऑर्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखें उसने शेप के नीचे इनहेरिटेंस के ज़रिए उसको लाइन, सर्कल, ट्रायंगल और ग्रुप वाला जो एट्रीब्यूट था उसको इसके साथ लिंक करा दिया। और जो मेन्यू था, उसके बाद व्यू था, उसके बाद शेप्स था, 3 हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो मेन फीचर थे वो 3 ही थे। आगे उसके मल्टीपल निकले तो उसने तरतीब से लिख के रख दो। तो इस तरह से ये डायग्राम बनती है। आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आए। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।